और आपको बता दें कि आज हरियाणा में बाकायदा एक रैली का आयोजन किया गया हुड्डा की तरफ से और कहा जा रहा है कि आज बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं क्योंकि 2014 का इलेक्शन जो है नजर में है। आप सुनिए, हुड्डा आ चुके हैं मंच पर। भाइयों और बहनों, भाई कुछ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाई अरे क्या तय हुआ था? इस दोस्त को छाती में पालो और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल करना। अब बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ भाइयों, बैठ के दिखा दो भाइयों, बैठ जाओ और बहुत शांति से सुनना है। आज बहुत मूड में है। एक आध घोषणा रहेगी ना, पाछे घर जाके पूछेंगे कि क्या क्या कहा था। बैठो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बैठ जाओ। सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबको मेरी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे साथी और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के सपुत्र डॉक्टर शकील अहमद जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय फूलचंद मौलाना जी, सभी सांसदगण, मेरे साथी मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण व स्टेज पर बैठे सभी नेतागण व हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज जो सबसे पहले तो ये जो रैली में जो मेरे भाई बहन सब आए हैं हरियाणा के कोने कोने से, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और साथ ही उन कार्यकर्ताओं का और साथियों का धन्यवाद करता हूं जिनने रात दिन मेहनत करके एक हरियाणा में ही नहीं, मेरे को आज मेरी उम्र 67 साल के करीब हो गई। मैंने अपने पिता की भी राजनीति देखी और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं इतनी बड़ी रैली मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस बात के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको मालूम है, मेरे को मालूम है आप में बड़ा भारी जोश है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया आराम से एक एक बात सुने, एक एक बात का मायना समझें और ये जोश अपने दिल और छाती में रखें। ये जोश आप दिखाना जब चुनाव हो, जब आपने दिखाना है जोश। आज जो है कृपया करके शांति से सुने। आप सबको मालूम है कि हरियाणा में 2005 से पहले क्या परिस्थिति थी, कैसी सरकारें थी, कैसे क्या था, मैं उस बात की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन 2005 में हरियाणा की राजनीति ने करवट बदली, देश की राजनीति ने भी करवट बदली और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं आभारी हूं श्रीमती सोनिया गांधी का और मेरे विधायक साथियों का और आप सबका, हरियाणा की जनता का, कि 2005 में मेरे को मौका दिया हरियाणा की सेवा करने का। और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना,
मैंने एक बात कही थी कि मैं मुख्यमंत्री तो संवैधानिक मेरा ये पोस्ट है, लेकिन मैं तो हरियाणा का प्रथम सेवक, मुख्य सेवक बन के काम करूंगा। और मैंने प्रयास किया और आज हर आदमी समझता है कि मैंने 2005 से लेके आज तक राजनीति का मायना बदला है। कैसे? जो हरियाणा में राजनीति होती थी बदले की भावना से, मैंने बदले की भावना से राजनीति नहीं करी। एक भी व्यक्ति हरियाणा में यह नहीं कह सकता कि मेरा विरोधी है कि वे मेरे को कोई झूठे केस में मुकदमा करा को बदले की भावना करी। मैंने रैलियों से थैलियां गायब कर दी। कोई किसी रैली में थैली दिखा तुमने? मेरे व्यापारी भाई हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बिगाड़ लेना खत्म कर दिया। नहीं तो उनसे बिगाड़ लिया जाती थी रैली हो, थैली हो। इसी प्रकार से और किसी की जमीन या प्लॉट पर कब्जा नहीं किया। अपराधियों को राजनीतिक जो है संरक्षण नहीं दिया। जिस प्रकार का पहले राजनीतिक माहौल था आपको मालूम है, और हर वर्ग, समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीति बनाई। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, जवान तक, व्यापारियों की, कर्मचारियों की, शहरियों की, किसान की, मजदूर की, बैकवर्ड क्लास की, शेड्यूल कास्ट की, हर वर्ग की अलग अलग नीतियां बनाई। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे दल से आता हूं, कांग्रेस पार्टी से, ऐसे परिवार से जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे को मालूम है कि आजादी कितनी कुर्बानियों से मिली। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्या सपना था उन स्वतंत्रता सेनानियों का? उनका सपना था कि हमारा देश आजाद हो, हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई वस्त्र के ना रहे, बगैर वस्त्र के ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत के ना रहे, क्योंकि बहुत गरीबी में झुलस रहा था हमारा। और हरियाणा देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और इस देश की जो है मजबूत नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, उन्होंने क्या नारा दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, और राष्ट्रीय बैंकों का आम किसान और मजदूर के लिए दरवाजा खोला। और उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने जवानों को हौसला दिया और 21वीं सदी में देश के लिए क्या शिक्षा की बात नीति होनी चाहिए वो दी। और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी आई, उन्होंने नारा दिया कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। राहुल गांधी ने जो है रोजगार का अधिकार दिया। यूपीए सरकार बनी केंद्र में, हरियाणा सरकार और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी। यूपीए ने बहुत सारे फैसले लिए, रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा जिसको कहते हैं, पूरे देश में लागू किया। शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, और अब थोड़े दिन पहले जो है पूरे देश में भोजन का अधिकार दिया। भोजन का अधिकार का मतलब क्या है कि जो गरीब आदमी है, हरियाणा में हमने राजीव गांधी के जन्मदिन पे ये लागू किया। और क्या है कि जो गरीब आदमी है, हमारे प्रदेश की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ में से 1,26,70,000 लोगों को गेहूं 2 रुपए किलो मिलेगा, चावल 3 रुपए किलो मिलेगा, और मोटा अनाज 1 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन किसान को गेहूं का भाव 14 रुपए किलो मिलेगा और भी बढ़ेगा।
किसान को उचित भाव, गरीब आदमी को सस्ता। और हरियाणा ने जो 12,84,000 हमारे बीपीएल परिवार हैं, हरियाणा ने अपनी एक दाल रोटी के नाम से स्कीम चलाई कि 12,84,000 परिवार, उनको 2.5 किलो दाल 20 रुपए के हिसाब से प्रति माह उन परिवारों को दिया जाएगा ताकि दाल रोटी उनकी चले। ये आपके सामने है। मैंने कहा हर वर्ग के लिए हमने भलाई के लिए, हर वर्ग के हित में हमने फैसले लिए। मैं एक किसान का बेटा हूं, एक मजदूर का बेटा हूं और कांग्रेस की नीति गरीब आदमी के, हर किसान के हित की, गरीब आदमी के हित की, छोटे दुकानदार के हित की बनाई जाती है। सबसे पहले हमने किसान के लिए जो है उसको उचित भाव दिलवाया। हमारे से पहले केंद्र में एनडीए सरकार थी। एनडीए सरकार जब बनी, गेहूं का भाव 580 रुपए प्रति क्विंटल था और उनके कार्यकाल में 630 रुपए हुआ। एवरेज कितनी बढ़ी पर साल? 7 रुपए साल का बढ़ाया, केवल 7 रुपए। उसके बाद जब यूपीए सरकार बनी तो गेहूं का भाव 630 था, लेकिन आज 1400 रुपए है। प्रति वर्ष 85 रुपए की बढ़त दी। इसी प्रकार आपने धान का देखा। मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं धान का क्या भाव था उस समय 2005 में और आज कहां आकाश में है, सबको मालूम है धान का। गन्ने का भाव हरियाणा सरकार, अपनी प्रदेश सरकार निश्चित करती है। हमारे से पहले 1999 से और 2004 तक जो इनेलो की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा। कितना बढ़ाया भाई उनने गन्ने का भाव? 2000 से 2004 तक 4 साल में कितना बढ़ाया? 7 रुपए कुल। 7 रुपए मतलब 117 रुपए क्विंटल का था। उसके बाद हमारी सरकार बनी, हमने कितना बढ़ाया? हमने बढ़ाया 184 रुपए क्विंटल। आज 301 रुपए क्विंटल है। अरे इनेलो सरकार ने तो 7 रुपए बढ़ाया। चुनाव से पहले 10 की 10 पार्लियामेंट की सीट के हार गए थे, उसके बाद लेकिन भाव दिया नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे को किसान मिले कि गन्ना तो हमारा ले लिया लेकिन कीमत नहीं दी, उसकी पेमेंट नहीं हुई, सबकी पेमेंट कराई। इसी प्रकार से जो कोऑपरेटिव बैंक में फसली कर्ज लेता था किसान, 11% ब्याज देता था, उसको घटाकर 4% करवाया। और काली हरियाणा में नहीं, मेरे को मौका मिला, प्रधानमंत्री ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया, उसका अध्यक्ष मेरे को बनाया और हमने सिफारिश करी कि पूरे देश में लागू कराया। आज कोई भी बैंक हो, किसान अगर फसली कर्जा लेता है देश में किसी भी बैंक से, समय पे देता है तो 4% से ज्यादा ब्याज कोई नहीं ले सकता है। ये आपके सामने है। भूमि अधिग्रहण की नई नीति बनाई और जिस दिन मैंने विधानसभा में यह भूमि अधिग्रहण की नीति डिक्लेयर करी थी, उस दिन मैंने कहा था कि आज ये मैं हरियाणा में लागू कर रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश लागू करेगा। आज पूरे देश में लागू हुई है। ये आपके सामने। अरे किसानों का कर्जा, एनडीए की सरकार रही, किसी किसान का एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं किया गया। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ एक कलम से किए। हरियाणा में 2,138 करोड़ का किसान को लाभ होया, 7 लाख किसानों को। और कोऑपरेटिव बैंक के भी हमने 471 करोड़ रुपए के जो है कर्जा ब्याज माफ किया। ये आपके सामने है। जो काले कानून थे वो खत्म किए। लेकिन जहां तक सवाल है और बहुत कुछ करना है, मैं यहां पे नहीं रुकता हूं कि आज समय है, आज पूरा देश का किसान जागरूक है और हरियाणा के किसान की ओर देख रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब 2 प्रदेशों के किसान देश के पेट पाल रहे हैं। मेरे को एक वर्किंग ग्रुप का
प्रधानमंत्री जी ने और सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने कहा कि भाई किसान की आमदनी स्थायी कैसे हो सकती है। ब्याज घटवाया हमने और एक और सिफारिश कर रखी है। जैसे आज आपने अपनी ताकत दिखाई है, अगर ये ताकत आपकी संगठित हो तो मैं आपकी लड़ाई चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठकर और ज्यादा मजबूती से लड़ सकता हूं, क्योंकि जो सिफारिश करी है हमने सिफारिश करी है। एक मिनट बैठ जाओ भाई, एक मिनट बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो कृपया। बीच में मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आराम से सुनो भाई। क्योंकि जो हमने सिफारिश करी है, ये कहा है अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कि हिंदुस्तान में किसान की स्थायी आमदनी जब हो सकती है। आज एमएसपी मिलती है, अच्छा भाव मिल रहा है हमारे को, लेकिन बीच में कभी खाद की कीमत बढ़ जाती है, कभी डीजल की बढ़ जाती है। मैंने कहा हमारी सिफारिश है, हिंदुस्तान में स्थायी कीमत जब हो सकती है, कोई भी किसान कोई भी फसल बोए उसकी लागत जमा 50% उसको मुनाफा दे दिया जाए तो उसकी स्थायी आमदनी होगी। इस बात की लड़ाई हमने आवाज आपकी वहां उठानी है। और गन्ने का भाव पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज हरियाणा में है, और एक भी किसान पूरे हरियाणा में कोई उठ के मेरे को ये नहीं कह सकता कि मेरी पेमेंट बकाया है। यूपी में 2500 करोड़ आज तक पेमेंट वहां की बाकी है, आपके सामने देखा। फिर गरीब आदमी के लिए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उनके बच्चों के लिए हमने वजीफा दिया। हरियाणा पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा प्रदेश है जहां गरीब आदमी के बच्चे को, हमारा छोटा सा हरियाणा है, 20 लाख बच्चों को 75 रुपए से लेकर 600 रुपए महीने तक वजीफा देता हूं मैं, और दुनिया में कहीं ये स्कीम नहीं। प्लॉट मकान बनाने के लिए 3,82,000 प्लॉट दिए हमने शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को। ये भी बात ठीक है। अब क्या कहते हैं एक आधा भाई, भी प्लॉट तो दिए लेकिन अभी बहुत सबको नहीं दिए, बहुत रह गए। ठीक बात है, मैं कब कहता हूं सबको दिए मैंने, लेकिन मेरा प्रयास है। 3,82,000 प्लॉट दे चुके हैं, और जहां भी होगा जिसका हक बनता है उसको देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल है उनसे जो आज ये पूछ रहे हैं कि भाई सबको नहीं मिले, उनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है। भाई ठीक बात है, सबको नहीं मिले, मैंने दिए हैं, किसी का खोसिया तो नहीं भाई। 3,82,000 उनकी तरह कब्जे तो नहीं करे, किसी शहर में निकल जाओ कब्जे मिलेंगे। गरीब आदमी का हमने किया। इसी प्रकार से नई स्कीम हमने चलाई, जो मैंने कहा कि जो है भोजन का अधिकार दे दिया, काम का अधिकार दे दिया, छत और जरूरी है। हरियाणा ने फैसला किया है कि गांव में गरीब आदमी को 2 लाख मकान 2 साल के अंदर अंदर हम बना के देंगे, और 1.5 लाख शहरों में देंगे गरीब आदमियों को मकान हम बनाकर देंगे। ये आपके सामने है। शिक्षा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे आगे प्रगति नहीं कर सकते। मैं जाता हूं दुनिया में, मैं आज ये कहता हूं, और जो मैं देखता हूं कि विकास सब जगह होगा, लेकिन दुनिया में आगे कौन जाएगा? आगे वो समाज जाएगा, वो इलाका जाएगा, वो प्रदेश जाएगा, वो देश जाएगा जो शिक्षा में आगे जाएगा। तो इस वास्ते मेरा सबसे निवेदन है, मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं, बच्चों को शिक्षित करो। और उनको शिक्षित करने के लिए हमने हरियाणा का ऐसा नींव रख दिया है, आने वाले 5-7 साल में राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षा का हब बनने जा रहा है हरियाणा। आप देख लो, पंचकुला से लेकर पंचकुला, निफ्टम, कुरुक्षेत्र में इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, करनाल में मेडिकल कॉलेज, सोनीपत में महिला यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी, रिवाड़ी में यूनिवर्सिटी, महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी, आप कहीं भी देखें, रोहतक में यूनिवर्सिटी, आपके कहीं भी जाएं, हिसार में यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में शिक्षा का हब बनाने का काम हमने किया है।
1966 में हरियाणा बना। ये मैं कुछ मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको। 1966 में हरियाणा बना। 1966 से लेकर 2005 तक केवल एक रेलवे लाइन बनी और 2005 से लेकर आज तक 6 रेलवे लाइन हमने मंजूर कराई। एक चालू हो गई रेवाड़ी से रोहतक, दूसरी आपके सामने ये चल रहा है इस पे काम सोनीपत से जींद वाया गोहाना। इस प्रकार से 6 रेलवे लाइन यहां पर हमने मंजूर कराई। गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ा, फरीदाबाद को मेट्रो से जोड़ा, बादरगढ़ जो है मेट्रो से जुड़ रहा है। अब कुंडली का नंबर है, अब कुंडली भी कभी हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार से बिजली का, बिजली एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि बिजली विकास की धुरी है। बिजली पे सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी। भाई ईमानदारी से बताओ, 66 से लेकर 2005 तक कुल 1 कारखाना लगा और 2005 से लेकर अब तक हमने 4 कारखाने लगाए हैं। और बिजली की समस्या बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे हम। ये आपके सामने आर्थिक स्थिति के बारे में मौलाना साहब ने आपको बता दिया कि आज प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो या आपका प्लान्ड बजट का प्रति व्यक्ति खर्चा हो, खेल हो, कृषि उत्पादन हो, सब में आज हरियाणा नंबर 1 पर है। ये बातें आपके सामने हैं। लेकिन आज सब इकट्ठा हुआ है हरियाणा, कुछ राजनीति की भी बात कर लें। ये तो विकास की करी भाई, राजनीति की तो बात यह है कि आपको मालूम है आज से कोई 10-11 साल पहले मैं एक दुर्घटना में फंस गया था। मैं यूपी में जा रहा था, हरिद्वार में गंगा में गिर गया। 8 घंटे ठंडे पानी में रहा, कोई मेरी उम्मीद नहीं थी और मैंने सबको अलविदा कह के नीचे चला गया था। लेकिन भगवान की देन थी कि एक पीछे से पेड़ आया, शायद भगवान ने भेज दिया होगा, उस पर मैं बैठ गया, लेट गया उस पर। और जब गंगा के किनारे बच के निकला, जब मैंने एक संकल्प लिया था, मैं कहा हे भगवान, हो सकता है अब से पहले मेरे से कोई गलती हो गई, लेकिन आज आपने जिंदगी बख्शी है मेरे को नई। जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा, बिना लोभ, बिना लालच, मैं हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने मुड़ के नहीं देखा। और जो आपसे वायदा किया था उसी पर अटल हूं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा वायदा आप लोगों के लिए है। ना हरियाणा के लोग झुकेंगे, ना रुकेंगे और साथ मैं रहूंगा। अब एक नई राजनीति शुरू हुई है हरियाणा में। क्या नई तो नहीं है, पुरानी है, क्योंकि यहां विभिन्न राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं। गठबंधन लोगों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आज क्या तमाशा देख रहे हो भाई? एक भारतीय जनता पार्टी है, उसकी साथ क्या बन रही है, वो फैसला ही नहीं कर पा रही, इधर जाऊं मैं या उधर जाऊं मैं, किधर जाऊं मैं। कभी रेवाड़ी पहुंच जाते हैं, कभी कुरुक्षेत्र उसमें पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे? गठबंधन। अरे गठबंधन किस चीज का भाई? गठबंधन तो देख लिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने पहले गठबंधन करा देवीलाल के साथ, किया था चौधरी देवीलाल के साथ, तोड़ा। फिर किया चौधरी बंसीलाल के साथ, तोड़ा।
ईव कर रहे किसके साथ? चौधरी बद्रीलाल के लड़के के साथ। अरे किसका पार उतारेंगे ये भारतीय जनता पार्टी? किसी का पार नहीं उतारेंगे, ये किसी का पार उतारने वाले नहीं। मेरे को याद है, मैं बहुत कदर करता हूं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की। उन्होंने कहा मेरे को, मैंने सुना है, मेरे कान में गूंजते हैं उनके लफ्ज। उन्हें कहा मेरे को कि बेटा, ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान और मजदूर की हितैषी पार्टी नहीं हो सकती है। आज ये किसानों के सब भलाई की बात करते हैं। आपने देखा अभी क्या है, पीछे एक वहां कुरुक्षेत्र में आया, गठबंधन की बात कही। किसने कही? सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब के आए और वहां क्या कहा इनको कि भाई तुम सब गठबंधन कर लो कांग्रेस के खिलाफ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। वो बोले, किसी ने कहा जी क्यों? बोला मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे प्रकाश सिंह बादल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला करेगा तो फिर ये क्या करेंगे भाई? तुम क्या करोगे? फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं। वो प्रकाश सिंह बादल जिनने हरियाणा के पानी के लिए आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे हित का पानी जो ले बैठे हैं, वो अगर यहां का फैसला करेंगे, सबको मालूम है इनकी मिली भगत है, इनकी मिली भगत है और हरियाणा के हितों को कुठाराघात ये कर रहे हैं आपके सामने। अभी 4-5 दिन पहले बयान आया, मैंने कह दिया कई मीटिंग में कि भाई देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 99 में मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, मेरे बुजुर्गों की 200 रुपए पेंशन थी और 2000 में 204 में 200 छोड़ गया। जाते जाते चुनाव से पहले 300 कह गया, दी नहीं, 300 बनने दी, मगर एक पैसा नहीं बढ़ाया। अब का मौका लग गया तो मैं बढ़ाऊंगा, पहले भी बढ़ा दिया था मैंने। तो क्या बयान आया एक नेता का कि भाई ये खजाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा खजाना लुटा रहा है। अरे भाई मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई मैं तो लुटा रहा हूं ना, लूट तो नहीं रहा, लूट तो नहीं रहा, मैं लुटा ही रहा हूं, उठा रहा हूं मैं अपने लोगों के लिए। किस लिए? तो आपके सामने है, मैं आपको मालूम है शकील साहब बैठे हैं यहां, भाई सबको मालूम है कि हरियाणा कहां से कहां पहुंचा, 14वें नंबर से नंबर 1 पर पहुंचा। लेकिन अड़चड़े आती हैं, रुकावटें आती हैं। भाई कुछ रुकावटें बाहर की भी हैं, कुछ भीतर की भी होती हैं। बाहर भीतर की रुकावटां की तब न परवाह नहीं करनी, वो देखूंगा मैं, तब मेरे साथ खड़े रहियो। शकील साहब अपने आप देखेंगे बाहर भीतर की रुकावटें जो है।